जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक साल तक अगर बैंक का लोन नहीं भरा तो बैंक आपका क्या कर सकता है। हमारे बहुत सारे भाई हैं जिनके लोन डिफॉल्ट हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, कईयों का राइट ऑफ हो चुका है, कईयों का साल भर हो चुका है। कई केसीसी वाले भाई हैं जो कि जिनका 2-2 साल तक लमसम हो चुका है, ठीक है। और उनके अंदर ही अंदर ये डर समाया हुआ है कि अब तो मेरे लोन को 1 साल हो चुका है, क्या अब बैंक मेरे ऊपर कोई केस फाइल करेगा, क्या बैंक के पास कोई अलग राइट आ चुके हैं, क्या वो कुछ दिखा सकता है कि भाई साहब इन्होंने 1 साल से लोन नहीं भरा, अब वो हमें जेल डलवा सकते हैं, हमारे ऊपर कोई केस कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन की कोई प्रोसीडिंग कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें वो लोग कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे भाइयों का सवाल आ रहा था, ठीक है। और एक हमारे क्लाइंट थे, वो हमसे जुड़े थे, ठीक है, पहले सब्सक्राइबर थे। तो उन्होंने कॉल बुक करी थी। उन्होंने बताया कि सर ये जो रिकवरी एजेंट है ये मुझे डेली ही डरा रहा है। इन्होंने डेली ही मेरे को डराए जा रहे हैं कि तुम्हारा राइट ऑफ हो चुका है, तुम्हें 7 महीने हो चुके हैं, साल भर होने वाला है तुम्हें लमसम कुछ दिनों में। तुमने अपना एड्रेस चेंज करा था, तुमने अपना फ़ोन नंबर चेंज करा, अब इसके चक्कर में हम आपके ऊपर फ्रॉड का केस दर्ज करने जा रहे हैं। और बैंक ने अब हमें राइट्स दे चुके हैं, आरबीआई हमें ये राइट्स दे चुका है, क्योंकि आपका राइट ऑफ हो चुका है, क्योंकि आपका 1 साल पूरा हो चुका है, इसीलिए अब हमें राइट मिल चुके हैं, हम आपके ऊपर एक केस फाइल कर सकते हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है, कैसे तरीके से बैंकिंग का सिस्टम काम करता है, और क्या सच्चाई बात है कि अगर साल भर लोन ना भरा जाए तो आपके ऊपर केस होना पक्का है। तो आज इन्हीं सब बातों पे हम लोग बात करेंगे, क्या इसका तोड़ निकलता है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। और बैंक वाले ये जो रिकवरी एजेंट के दलाल 10वीं फेल, ये आपसे जो झूठ बोलते हैं उसका सारा पर्दाफाश मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूँ। अगर लोन संबंधित कोई भी परेशानी है, कोई लोन रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, रिकवरी एजेंट की विजिट रुकवाना चाहते हो, कोई लीगल नोटिस आया उसका रिप्लाई लिखवाना चाहते हो, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ता है। तो पहली बात तो देखो, ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है। जो ये लोग डराते हैं ना कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे, साल भर हो चुका है, अब पहले 3 महीने के बाद होता था, अब साल भर के बाद होता है, ऐसा होता है, साल भर के बाद तो पक्का ही है कि आपके ऊपर केस फाइल होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है। ऐसा मैं क्यों नहीं है बता देना चाहता हूँ। देखो, केस क्या फाइल कर सकते हैं, ये केस क्या, अगर आपका ईसीएस लगा हुआ है तो ज़्यादा ज़्यादा ईसीएस बाउंस का केस कर देंगे। अगर आपका चेक आपने दे रखा है तो ज़्यादा चेक बाउंस का केस कर देंगे, ठीक है। अगर और कुछ रहेगा तो ज़्यादा ज़्यादा फॉर्जरी का केस करने के लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ होता नहीं है। वो जो केस है वो पहले ही डेट पर रद्द कर दिया जाता है, अगर आप उस पर अपना लॉयर भेजते हो तो। सबसे बड़ी बात, ठीक है, वो पहली डेट पे उस केस को हटा दिया जाता है, कोई दिक्कत परेशानी उसमें नहीं होती है, क्योंकि उसमें एक्चुअली में आपने लोन लिया था, आप लोन की पेमेंट शुरुआत में कर रहे थे, जब आपके पास पैसे नहीं रहे तो आप लोन की पेमेंट नहीं कर पाए, बस यहाँ पर बात खत्म है। इसमें फ्रॉड क्या है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है कि भाई साहब, अगर कोई लोन का पैसा किसी ने लिया है और वो लोन का पैसा नहीं दे पा रहा है तो वो कोई क्राइम नहीं है, वो सिंपली एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ओके। लेकिन इनका डराने का मतलब क्या बनता है, दरअसल डराने का मतलब क्या होता है कि जब एक अकाउंट डेड हो जाता है। अब डेड अकाउंट से मेरा मतलब क्या है, जैसा कि आप सबको पता होगा, जब आप शुरुआत में लोन डिफॉल्ट करते हो तो पहला SMA0, SMA1, SMA2 और फिर NPA चलता है ना। NPA 94 डेज के बाद हो जाता है। उसके बाद फिर 180 डेज से लेके 240 डेज के बीच में आपका राइट ऑफ होता है। राइट ऑफ का कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये बीच में 3 महीने के बीच में अटका रहता है, कई बार 9 महीने में होता है, कई बार 6 महीने में हो जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, इसके बाद जो है बैंक अपना पूरी आस छोड़ देती है। बैंक और NBFC पूरी ही आपके लोन के ऊपर से आस छोड़ देती है कि भाई साहब इस लोन की तरफ से हमें एक पैसा भी मिलने वाला है। वो बिल्कुल ही हटा देता है अपने भाई खाते में से ही, अपने आपके लोन को एकदम हटा देगा। अब तुम लोग बोलोगे कि सर हटा देगा तो क्या भरना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हटा देगा मतलब अपने लेजर से हटा देगा, अपने अकाउंट्स में जो टैली होती है ना उनकी, उसमें से हटा देगा। वो प्रॉफिट एंड लॉस के उसके अंदर से आपका लोन हट जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें एक्चुअली में प्रॉफिट दिखाना है और आपका भाई साहब लोन जो है वो एक तरीके से लॉस है उनके लिए, तो वो लोग वहाँ से हटा देंगे। अब ऐसे में बैंक वाले इतने ज़्यादा एक्टिव क्यों हो जाते हैं, बैंक वालों को इतनी ज़्यादा मतलब रिकवरी एजेंट्स इतने ज़्यादा एक्टिव क्यों हो जाता है, वो इतना ज़्यादा प्रेशराइज क्यों करने लगते हैं कि भाई साहब तुम पेमेंट करवाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दरअसल कमीशन बढ़ जाती है। होता क्या है, जब शुरुआत का पहला दूसरा महीना आपका चल रहा होता है डिफॉल्ट में, तब बहुत ही मिनिमाइज कमीशन होती है, कॉलिंग के बेसिस पे रहती है कमीशन, तब रहती है शायद 5%, 7%। NPA होने के बाद यही चीज़ बढ़ के आ जाती है 15 पे। आप अगर EMI भरते हो, एक सिंगल EMI भी भरते हो, तो उसमें से 15% का कट रिकवरी एजेंट को 100% जाता है। और बोलो,
मेरी कई एजेंसी के दोस्त हैं मेरे, वो खुद बताते हैं मेरे को ऐसा एग्जैक्टली चीज़ में, ठीक है। अब ये चीज़ राइट ऑफ के बाद कितनी बढ़ जाती है? राइट ऑफ के बाद भाई साहब ये कई बार 30 से 40% तक कमीशन मिलती है। फिर चाहे वो सेटलमेंट हो, फिर चाहे वो लोन की एक सिंगल EMI पेमेंट हो या कुछ भी हो, उसके अंदर 30 से 40% तक इनको कमीशन मिलती है। 40%! सोच के देखो, आपने अगर सेटलमेंट करी, आपने मान लेते हैं आपका लोन है 10 लाख का, है ना, आपने उसमें से 10% भी सेटलमेंट करी, चलो मैं कहता हूँ 10% पे एक अच्छा ऑफर मिला 1 लाख रुपए पे, तो उस पर 40,000 रुपए तक की कमीशन उनकी बनेगी। तो वो कमीशन वो की छोड़ेंगे। अब तुम लोग बोलोगे फिर ये लोग सेटलमेंट का एक अच्छा ऑफर क्यों नहीं देते? उसमें इनको क्या हो जाता है? दरअसल होता क्या है, सेटलमेंट का ऑफर इनके हाथ में नहीं है एक्चुअली में। सेटलमेंट जैसे आपको जब लोन मिला था तो एक अप्रूवल बेसिस पे था, बैंक ने अप्रूव करा, सारी चीज़ें देखी, उसके बाद आपको एक ऑफर आया, उस ऑफर पे इन लोगों ने आगे उसको प्रोसेस करवाया। वैसे ही एक सेटलमेंट का ऑफर भी आता है, हर एक लोन अकाउंट पे आता है। दरअसल ये लोग कई बार करते क्या है, जब आपसे इनकी बात होगी ना सेटलमेंट से रिलेटेड, तब आप इन पे बात करोगे और बोलोगे कि भाई साहब मुझे 10% का ऑफर चाहिए। अब ये बोलेगा कि 10 तो नहीं होगा, 30 हो जाएगा, है ना, 10 तो नहीं हो पाएगा, हम 30% में सेटलमेंट आपकी करवा सकते हैं। ओके, अब वो पीछे सिस्टम पे आप बोलोगे ठीक है एक बार आप चेक करो कितना कम हो सकता है, फिर मैं बताऊंगा आपको। वो पीछे जाता है, वहां पर चेक करता है कि भाई साहब वहां पर ऑफर आ रहा है 15% का, तो वो बोलेगा कि ज़्यादा ज़्यादा एक काम करते हैं कि आप 20% दे दो या 25% दे दो। कई लोग उसमें फंस भी जाते हैं, लेकिन कई लोग जो अपने बात पे अड़े रहते हैं, जो कि अड़ा रहना चाहिए एक्चुअली में, जो 10% पे अड़े रहते हैं, वो 10% पे अड़े रहते हैं। अब 10% का भी ऑफर नहीं आया तो वो ऑफर दे भी नहीं सकता। जब 10% का ऑफर आएगा तो वो खुद चल के दौड़ते हुए आएगा आपकी तरफ, समझ रहे हो कि भाई साहब पिछली बार आपने बोला था, इस बार 10% का आपको ऑफर आ चुका है, लीजिए कर लीजिए सेटलमेंट। ऐसे होता है। अब ये लोगों का जो डराना है कि भाई साहब आपके ऊपर 1 साल हो चुका केस हो जाएगा, ये केस करवा देंगे, सेक्शन 25 हो जाएगा, चेक बाउंस हो जाएगा, हाँ इसका एक डर लगा रहता है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ, ये सब केस होने से पहले ना आपको हमेशा 100% के जो चांसेस हैं वहाँ पर आपको आपको नोटिस ज़रूर रिसीव होगा केस फाइलिंग होने से पहले। अगर आप उन नोटिस का रिप्लाई सही तरीके से देते हो तो ज़रूरी नहीं है, 90% चांसेस है कि आपके ऊपर कोई केस फाइल होगा ही नहीं। एक्चुअली में कोई केस फाइल नहीं होगा। मैंने अपने क्लाइंटों का देखा है, अपने सब्सक्राइबर्स का देखा है, और भी बहुत सारे लोगों का देखा है जिन्होंने सही तरीके से एक नोटिस का रिप्लाई लिख के दिया, उसको फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई, उसके ऊपर केस फाइल नहीं हुआ। क्यों होता ऐसा होता है? क्योंकि जब पिटीशन लगाई जाती है वहाँ पर दिखाया जाता है कि भाई साहब आपने कोई नोटिस भेजा था, उस नोटिस का कोई रिप्लाई आया था, रिमाइंडर में क्या लिखी गई चीज़, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं, उसके बाद ही होता है कोई चीज़, समझ लो। अब मान लेते हैं कि चलो हो गया, या फिर केस फाइल अभी नहीं कर रहा है, डरा धमकी दे रहे हैं, तो क्या किसी रिकवरी एजेंट के पास पावर है कि वो केस फाइल कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। दरअसल जो बैंक के या फिर NBFC के एडवोकेट होते हैं वो कभी रिकवरी एजेंट से बात भी नहीं करते। जी हाँ, 1% भी बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका जो लॉट का सिस्टम चलता है वो अलग चलता है। जैसे मान लो उन्हें अगर एक्चुअली में केस फाइल करना है, जिन्होंने नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया फिर किसी और का, तो वो 20 बंदों को देखेंगे। अब मान लो तुम दिल्ली में रहते हो, कलकत्ता के कोर्ट में केस फाइल करना है उनको, ओके, तो वो 20 बंदों का लॉट बनाएंगे पहले। जब 20 बंदों का लॉट पूरा होगा तब केस फाइल होगा, फिर आपको समन आएंगे, आपको समन रिसीव होगा, कोई बात नहीं, आप अपने लॉयर को भेज दो अपनी जगह पे, है ना। बेलिंग का जो बेल का सिस्टम होता है वो थोड़ा अलग होता है, वो थोड़ा अंदरूनी है, यहाँ पर बताऊंगा नहीं क्लियरली, उसका थोड़ा वो होता है। वैसे सेम डे बेल हो जाती है, अगर आप जा पाओगे तो सेम डे बेल हो जाएगी, अगर बिना जाए भी एक तरीका होता है, वो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, ठीक है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक्चुअली में, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा 1000 किलोमीटर दूर केस कर दिया तो तुम्हें जाना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। कई चीज़ें हो जाती, बिना जाए भी काम हो जाता है, ठीक है। आपको प्री कॉग्निजेंस का आया हो या फिर कोई और सामान आया हो तो आप वहाँ पर अपने लॉयर को भेज सकते हो, कोई ज़रूरी बात नहीं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, इनके सामने झुकना नहीं है बस एक्चुअली में। अब तुम्हें क्या लगता है, कई लोग ना सोचते हैं कि जब उन लोगों पर केस फाइल होता है, जैसे मान लो प्री कॉग्निजेंस का नोटिस सामान आ गया आपको, ठीक है, या फिर और किसी केस का सामान आया, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं अब लोन को 20% या 30% पे सेटल ही कर लेता हूँ। अब होता क्या है कि सेटलमेंट की वो लोग बात कर रहे हैं, सेटलमेंट की बात आगे निकल रही है, जैसे मान लो अगली डेट है 20 तारीख की, ओके, अब 20 तारीख की डेट इन्होंने 10 से बात करना स्टार्ट करा, ये 30 को सेटलमेंट करेंगे, उससे पहले वारंट इशू हो जाएगा। तो इसीलिए आपको पहले केस पे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद फिर आप भाई साहब सेटलमेंट पे जाओ या कहीं पर भी जाओ, कोई मर्जी आपकी है। क्योंकि ये लोग कई बार ऐसा करते हैं, सेटलमेंट के बाद भी वारंट इशू करवा देते हैं, उसमें भी कई लोग फंस चुके हैं। मैं उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा प्रॉपरली, ठीक है। लेकिन रिकवरी एजेंट कुछ नहीं कर सकता, इतने बात तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए।
साल भर हो, 2 साल हो, 3 साल के बाद तो वैसे भी लिमिटेशन एक्ट लग जाता है, फिर तो पैसा पे करना ही नहीं है अगर कोई केस फाइल नहीं हुआ है तो, ठीक है। अब उसके अंदर ये लोग ज़्यादा आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। क्या करेंगे, आर्बिट्रेशन के नोटिस भेज लेंगे, आप उसका रिप्लाई दीजिए, उसका ऑब्जेक्शन दीजिए, खत्म कहानी। कोई अगर ये सेक्शन 25 का, चेक बाउंस का या फॉर्जरी का कोई नोटिस आता है, उसका रिप्लाई लिखिए। अगर समन एक बार के लिए कोर्ट केस में समन फाइल भी कर देते हैं, ठीक है, अपना लगा भी देते हैं केस, तो उसमें भी कोई सेम डे बेल वाला ऑफेंस है, कोई दिक्कत परेशानी उसके अंदर नहीं है, ठीक है। बस इनसे डर के नहीं रहना, इनसे जितना डर के रहोगे उतना परेशानी में रहोगे, जितना ज़्यादा डरोगे उतना ही ज़्यादा मरोगे। एक्चुअली में नहीं है, वो एक कहावत नहीं अपनी पुरानी कि चिंता करो चिता में जाओ, एक्चुअली में यही वाला सीन है और कुछ नहीं है। जितनी ये लोग चिंता दे देते हैं ना आपके साथ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलाना ढिमकाना। एक हमारे क्लाइंट थे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो थोड़े बूढ़े हैं, नए नए जुड़े हुए थे। उनको क्या करा ना, एक ऐसे फर्जी नोटिस टाइप बना के दिया, जैसे पुराना स्टैम्प पेपर नहीं है, फर्जी नोटिस ऐसे करके, तो उस पर लिख दिया कि रात आपके 2 बजे आपके घर पे पुलिस आएगी, 2 PCR लेके आपको उठा के ले जाएगी। अब वो बेचारे भाई साहब, उस टाइम पे मैं कहीं पर बिजी था तो मैं कॉल उठा नहीं पाया उस टाइम, ठीक है। वो भाई साहब इतना परेशान हो गया, 10 15 20 कॉल मेरे को एक साथ में। मैंने जब कॉल बैक करा तो कह रहा सर 2 बजे पुलिस आ जाएगी, क्या करना है। मैं कहा 2 बजे पुलिस आ जाएगी, क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत है। कह रहे सर लोन साल भर 1.5 साल पुराना था ना, इस चक्कर में उन लोगों ने सीधा पुलिस को केस दे दिया। जब मैंने देखा तो मैंने बोला यार ये क्या है। तो तुम बात नहीं मानोगे, वैसे तो मैं पर्सनल ट्रीटमेंट बहुत कम देता हूँ रिकवरी एजेंट्स को, बट उस केस के अंदर मैंने ऐसा ट्रीटमेंट दिया था ना, उसकी रिकॉर्डिंग किस दिन यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा एक्चुअली में, ऐसी रिकॉर्डिंग मैंने बनाई थी। ऐसा भाई साहब उसको पेला था मैंने, ऐसा एक्चुअली में उसको ट्रीटमेंट दिया था जो कि एक्चुअली में देना चाहिए, उसको भी याद रहेगा। अब होता क्या है ना, ये लोग रिकवरी वाले कई बार समझते हैं कि भाई साहब नॉर्मल बंदे को अगर हम लोग गाली दे देते हैं तो हर किसी को दे देंगे, ऐसा नहीं होता। अब मुझे क्या है या फिर मेरी टीम को क्या है, तुम एक गाली दो हम 10 देंगे, रिकवरी एजेंट का है ना। कई बार क्या होता है, वहाँ से 4 रिकवरी एजेंट आ जाते हैं, लेकिन हम लोगों का कुछ भी नहीं उगाड़ पाते। ये सच्चाई है, क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ चुकी है, हमें क्या करा हुआ, हमारा क्या, एक गाली दोगे हम 10 देंगे। तो इसीलिए रिकवरी एजेंट से डरना बंद कर दो। जिस दिन रिकवरी एजेंट से तुमने डरना बंद कर दिया, उस दिन तुम्हें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि साल भर तुम्हारा लोन पुराना हो चुका तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलाना ढिमकाना। हाँ, थोड़ी प्रोबेबिलिटी रहती है, समझ रहे हो, कि अगर आपका साल भर लोन आ रहा है तो आपको अब सेटल करवा लेना चाहिए, अगर फंड नहीं लेकिन हाँ, सेटल भी उसके लिए कह रहा हूँ मैं जिसके पास फंड है। जिसके पास फंड नहीं है ना, उसको सेटलमेंट के लिए कभी नहीं जाना, उसको बात ही नहीं करनी सेटलमेंट की, वो चुपचाप रहे बस। कई लोग क्या है कि उन पर बात करता हूँ मैं, सर सेटलमेंट करनी है कैसे होगी, मैं पूछता हूँ फंड है 10% या 20%, कह रहे नहीं सर वो तो नहीं है। फिर क्यों सोचना, फिर क्यों अपना दिमाग खाना, या फिर क्यों वो करना। जब फंड आ जाए तो सेटलमेंट की बात उसके बाद करिए, ठीक है। तो यही था कंक्लूजन आज के वीडियो का, ठीक है। जिसको समझ में आया, जिसको बढ़िया लगाओ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ठीक है। सारे भाइयों, जय हिंद।